दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भाटी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो है जो तीन नए कृषि कानून भारत सरकार लेके आई थी, तो उसको हम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आए कि एक बार आप ये बताइए कि ये जो तीन कानून है क्या। मैं आपको ये बता दूं कि आप भी लगा लीजिए 80% लोगों को पता ही नहीं कि ये कानून है क्या। कुछ लोग तो केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जैसे ये सरकार ये बिल लेके आई है तो उसका विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, और उनको असल में पता नहीं इसके बारे में ये है क्या। इसमें क्या कहते हैं, खूबियाँ भी हैं और कुछ कमियाँ भी हैं। और उसी के लिए जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसानों ने सरकार से बात भी करी है, 11 बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। तो उसी को समझाने के लिए ये आज हमने प्रोग्राम रखा है, और आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे जिसमें हम आपको कृषि कानून के बारे में बताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान होना ज़रूरी है, और हम आपको सरकार की बात भी रखेंगे और जो किसानों की बात भी रखेंगे कि किसान क्या कह रहे हैं इस मुद्दे के बारे में और सरकार की क्या राय है इसके बारे में। तो हमारा मेन ये निवेदन है कि आप भी अपने सुझाव दीजिए, अपने प्रश्न पूछिए इस जो कानून है इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जैसे कोरोना की जो महामारी है वो चल रही है, तो अब काफ़ी नियंत्रण है अभी तो खैर, पर फिर भी आप जब भी घर से बाहर निकले तो ये डबल मास्क आप लगा के रखें, सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें, और 2 गज की दूरी बना के रखें, और जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए उनको आप ज़रूर उनका पालन करें। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं, और हमारा चैनल निष्पक्ष है। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, हमारा तिरंगा हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो उसको दिल में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि भाई इसमें अच्छाई क्या है और जो कमियां है उसमें वो कमियां क्या है जिसमें सुधार किया जा सकता है। तो सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। ये जो 3 कानून लाए गए हैं, जो सरकार पिछले साल लेके आई थी 2020 में, तो अभी देखिए कि देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता थे, जो सरकारें आती गई, और एक सरकार आई, दूसरी सरकार पहले चली गई, दूसरी आई, तो जो नेता थे वो तो शून्य से शिखर तक पहुंच गए, और जो हमारा किसान भाई है वो कहीं ना कहीं गरीब ही रह गया और उसका शोषण होता गया। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। किसान हमारे अन्नदाता है, देश का बच्चा बच्चा हमारे जवानों के साथ खड़ा है, हमारे किसानों के साथ खड़ा है। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन उसमें अगर कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी है कहीं ना कहीं अगर अपना हित देखती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए इसका किसान आंदोलन का कहीं उपयोग करती है, तो वो चीज़ शर्मनाक है, निंदनीय है वो। हम आजकल देख रहे हैं कि सभी जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको एक नया मुद्दा मिल गया है कि सरकार को घेरने का। उनको ये नहीं, वो चाहे वो खुद भी ये बिल लाना चाह रही थी पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल पलट गए हैं, सिर्फ विरोध करने के लिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कांग्रेस पार्टी के बारे में बताऊंगा कि 2013 में भी एपीएमसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि भाई ये जो मंडी का सिस्टम था कि पूरे देश में वन नेशन वन मार्केट होना चाहिए, तो वो भी इसके लिए उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र में अपने बताया था। और 2019 के जब चुनाव आए थे तो कांग्रेस ने भी कहा था कि भाई कहीं ना कहीं ये जो किसान जो बिल है ये आने चाहिए। अब लेकिन सिर्फ वो विरोध करने के लिए वो कह रहे हैं कि भाई ये तो काले कानून है, इसको तो वापस होना चाहिए। तो इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई नेता या कोई पार्टी अपने फ़ायदे के लिए इसका उपयोग करती है तो वो शर्मनाक है। उसका हम उसकी निंदा करते हैं और उसका हम विरोध करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था शुरू से, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा किसान भाई है वो गरीब होता चला गया, उसका कहीं ना कहीं शोषण होता चला गया। जो सांसद है आज हमारे पार्लियामेंट में, तो करीब 38% सांसद ऐसे हैं जो किसान हैं या किसान के जो बैकग्राउंड से हैं। तो हुआ क्या कि जिस देश की नींव कृषि पर आधारित हो, जहाँ की संस्कृति किसान को अन्नदाता की उपमा से अलंकृत करती हो, जहाँ जय जवान जय किसान का नारा लगता हो, वहाँ पर अगर आत्महत्या के मामले में किसान प्रथम स्थान पे आता है तो ये विडंबना ही हो सकती है। मेरा देश जो जवानों पे, किसानों पे
हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है, उनका सम्मान करता है, तो वहाँ अगर किसान आत्महत्या करता है तो वो भी शर्मनाक है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे जाना मैं चाहूँगा, और ये जो कृषि बिल 2020 तीन कृषि कानून सरकार लेके आई थी, तो उसको समझने के लिए जो पहले कानून थे, मैं पहले आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो पहले मैं आपको बता दूं कि पुराने कृषि कानून के तहत कोई भी किसान नीचे दिए गए तीन जो तरीके थे, जो हम आपको बताएंगे तीन तरीके, उसके हिसाब से अपनी फसल बेचता था। इस कानून लाने से पहले जो किसान था, आज तक जो 70 साल हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आज़ादी के, तो जो वो अपनी जो फसल बेचता था तो वो लोकल मार्केट में बेचता था, एपीएमसी मंडी में। एपीएमसी होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये मंडी होती हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो वहाँ अपने किसान अपनी फसल बेचता था, या जो अपना लोकल मार्केट था जिस एरिया में किसान रहता है वहाँ बेचता था, या एपीएमसी जो ये मंडियाँ होती हैं यहाँ बेचता था। और उसमें उसको एमएसपी के हिसाब से पैसा मिलता है। एमएसपी होता है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सरकार आपसे जो किसानों से फसल खरीदती है, और सॉरी मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस जो क्या कहते हैं, जो ये एक जो न्यूनतम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो न्यूनतम आपको जो पैसा कम से कम देगी, जैसे कि 1 क्विंटल पे कुछ सरकार ने पहले आपको बता दिया कि भाई इसके हिसाब से हम आपको पैसा देंगे, तो वो आपको किसानों को वो पैसा मिलता था। तो इस पे अब काफ़ी विवाद है। किसान कह रहे हैं कि जो एमएसपी है उसके वो हमें निश्चित की जाए, क्या कहते हैं, वो उसके हिसाब से हमें पैसा मिले। और फिर जो एपीएमसी मंडी है उनके बारे में भी काफ़ी सवाल है। तो इन तीनों के थ्रू पहले किसान अपना जो फसल बेचता था लोकल मार्केट में जाके बेचता था, एपीएमसी मंडी में जाके बेचता था, और जिसमें उसको ये जो एमएसपी के हिसाब से पैसा मिलता था। और तो जब किसान की फसल मात्रा में कम होती थी, जो उसका जो क्वांटिटी कम होती थी, तो वह अपनी फसल को जान पहचान के साहूकारों या दुकानदारों को बेच देता था। लोकल मार्केट में ही वही किसान जाते हैं जो फसल की कम पैदावार करते हैं। जो लोकल मार्केट होता है, तो जिनकी जो फसल जो छोटे किसान हैं, तो वो अपने जो लोकल मार्केट में उसी में फसल को बेच देते हैं। और जो किसान ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाए तथा उसे बेचना चाहे, तो उसके लिए एपीएमसी मंडी की स्थापना कर दी गई थी। जो एपीएमसी मंडी ये होती है कि किसान के पास अगर ज़्यादा पैदावार है तो वहाँ वो एपीएमसी मंडी में जाके अपनी फसल बेच सकता है, जिसमें सरकार किसानों को अनाज के संग्रह, रखरखाव, सुरक्षा तथा जगह इत्यादि मुहैया कराती है। एपीएमसी मंडी की हम बात कर रहे हैं। एपीएमसी मंडी राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंदर एपीएमसी मंडी आती हैं, और किसानों को अपने ट्रांसपोर्ट का खर्च उठाकर सिर्फ मंडी तक जाना होता है, बाकी कार्य निःशुल्क होता है। एपीएमसी मंडी जो राज्य सरकार चलाती है, तो किसान अपनी जो फसल है तो वो ट्रक में, टेम्पू में, रिक्शा में, तो वहाँ लेके जाता है एपीएमसी मंडी में, और वहाँ तक तो किसान को पैसे देना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का। बाकी सारा काम जो राज्य सरकार है वो उठाती है एपीएमसी मंडी में। और एपीएमसी मंडी में प्रोसेस के लिए बिचौलिया होते हैं, आड़ती जिसे कहते हैं। तो जो बिचौलिया होते हैं वो होते हैं जो खरीदार और विक्रेता के बीच में कड़ी होते हैं। जो बिचौलिया होते हैं वो कड़ी होते हैं जो किसान बेचना चाहता है और जो खरीदना चाहता है। ये जो बिचौलिया ही हैं, यही किसान के फसल की लोडिंग अनलोडिंग करवाते हैं तथा दूसरी चीज़ें देखते हैं। ये आप एपीएमसी मंडी में किसान अपना सामान ले जाता है, तो यही अपनी जो बिचौलिया होते हैं ये सामान को लोड कराएंगे, अनलोड कराएंगे, तो ये इनका काम होता है। इस मंडी को आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन के ज़रिए समझ सकते हैं कि जिस प्रकार अमेज़ोन ग्राहक और दुकानदारों के बीच में कड़ी होते हैं और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, ठीक वैसी ही रूपरेखा इन बिचौलियों की भी होती है। जैसे अमेज़ोन में आपका सामान लेके बायर से ये सामान ले लेते हैं और सेलर्स को जाके बेच देते हैं, तो ऐसे ही ये जो एपीएमसी मंडी में बिचौलिया होते हैं। पर इसमें जो ये बिचौलिया होते हैं इसमें इतनी पारदर्शिता नहीं होती जैसे अमेज़ॉन, और उसमें तो आप ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पर कह गया है, वो आप वापस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन एपीएमसी मंडी में जो बिचौलिया होते हैं उसमें इतनी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मैं आपको ये बताऊं, अब समस्या ये भी है जो अब किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारी ये बिचौलियाँ हैं, और ये जो बिचौलिया है इनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा इन तीन
कानून जो ये लागू हुए हैं इनके बाद इनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लोग अपने जो किसान है अपना जो अनाज है वो सीधे बेच सकते हैं। तो एक एमएसपी, फिर मैं आपको बता दूं, जब एपीएमसी मंडी में ठगी मुनाफाखोरी बढ़ने लगी तो सरकार द्वारा एक नया कानून लाया गया जिसे एमएसपी कहते हैं। सरकार ये कानून लेके आई थी एमएसपी का। इसमें फसलों का दाम निश्चित कर दिया जाता है और सभी किसान उस निश्चित दाम पर अपनी फसल दूसरों को बेचते हैं। एक मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो रख दिया जाता है, तो उसी पे जो किसान उस निश्चित दाम पर अपनी फसल दूसरों को बेचते हैं और अनाज ना बिकने या कम दाम पर बिकने पर सरकार उसी एमएसपी रेट पर अनाज खुद खरीद लेती है। तो एक एमएसपी जो प्राइस सेट करते हैं, तो इतना तो फिर किसान को मिलेगा ही मिलेगा। अगर अनाज नहीं बिकता किसान का या कम दाम पे लोग कह रहे कि भाई इससे कम, जैसे 1000 रुपये क्विंटल है तो कोई कह रहे कि भाई 800 रुपये क्विंटल में कोई खरीदेगा या 700 में, तो अगर एमएसपी 1000 रुपये है तो 1000 तो कम से कम उसे मिलेंगे, और अगर नहीं मिलता तो सरकार जो है वो उसको खरीद लेती है, वो खुद ही खरीद लेती है सरकार उसको। तो इसलिए एमएसपी की अहम भूमिका है। अब परेशानी क्या थी, जो पुराने कानून चल रहे देश में आज तक जो चल रहे थे पहले, तो ये पुराने जब से अंग्रेज़ों के समय से ये चलते आ रहे हैं, तो सभी सरकारों ने कहीं ना कहीं अपना इसमें फ़ायदा देखा। हुआ क्या, शुरुआत में तो ये जो कानून किसानों के लिए लाभदायक रहे, लेकिन कुछ ही महीनों में भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी और किसानों का आर्थिक शोषण चरम पर चला गया और कुछ मुख्य नुकसान बनकर सामने आए। तो शुरू में तो अच्छा लगा कि भाई ये कानून एमएसपी और ये जो पहले जो कृषि कानून आए थे तो सबको अच्छा लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसमें भ्रष्टाचार होने लगा। अत्यंत छोटे कृषकों को छोड़कर जिनके पास ज़्यादा अनाज होते थे, वे एपीएमसी मंडी के कारण दूसरे नगरों, शहरों या जिलों में अपनी फसल नहीं बेच सकता था। एपीएमसी मंडी में ही सिर्फ जो किसान अपनी फसल बेच सकता था, कहीं दूसरे शहर में जाके या दूसरे राज्य में जाके वो अपनी फसल नहीं बेच सकता था, क्योंकि ऐसा नियम था कि हर जिले का अपना एपीएमसी मंडी होगा और किसान उसी मंडी में अपनी फसल बेचेगा, दूसरी जगह नहीं बेच सकेगा। तो एपीएमसी में एक जो जिले की जो एपीएमसी मंडी होती है उसी में सिर्फ केवल किसान अपनी फसल बेचेगा और कहीं नहीं बेच सकता, ऐसा कानून था। एपीएमसी मंडियों में दलालों जो बिचौलिया आप कह सकते हैं इनको, जो बिचौलिया का जो बोलबाला होने लगा, उससे क्या होता है कि फसलों के लिए होते बिडिंग प्रोसेस में वे पहले से ही काबू करने लगे। जो बिडिंग लगती थी तो ये जो बिचौलिया होते थे ये पहले ही उस पर अपनी पकड़ बना लेते थे और अपने मुनाफे के लिए कम कीमत पर किसानों से अनाज लेकर अधिक कीमत पर बेचते थे, जिससे किसानों की आय और कम होने लगी। ये जो बिचौलिया थे ये कम उसमें जो मूल्य पर किसानों से खरीद लेते थे और ज़्यादा में बेचते थे। ये तो फिर बढ़ते चले गए, जो बिचौलिया थे, और जो किसान है कहीं ना कहीं उसका शोषण होने लग गया और उसकी कमाई कम होने लगी। अब एमएसपी आने के बाद किसान सीधे सरकार को अनाज बेचने लगे, लेकिन किसानों की आर्थिक वृद्धि के लिए सरकार उनसे एमएसपी मूल्यों पर अनाज खरीदकर बेहद कम दामों पर लोगों को राशन कार्ड पर बेचने के लिए बाध्य हो गई। अब परेशानी क्या होगी, जब एमएसपी हो गई तो अब सीधा सरकार को अनाज बेचने लग गए किसान। लेकिन अब सरकार की ये परेशानी हो गई इसमें कि जैसे जो रेट था उससे जिस रेट पे खरीदा गया अनाज उससे काफ़ी कम पे राशन कार्ड जिसके होते हैं तो उनको सब सरकार देती है, तो काफ़ी कम दामों पे सरकार को देना पड़ता है, तो उसमें सरकार का भी नुकसान होने लगा। एमएसपी का पूरा प्रोसेस एफएसएसएआई के अंतर्गत आता है और लोभवश एफएसएसएआई गलत तरीके से काम करने लगी और किसानों को एमएसपी रेट पर बेचने के लिए लंबे और अपारदर्शी प्रोसेस से गुजारने लगी। तो कहीं ना कहीं ये कानून बना दिया कि भाई एमएसपी पे अगर किसानों को बेचना है अपनी फसल तो एक लंबा प्रोसेस है और पारदर्शिता नहीं है, तो जिससे किसानों की फसलें बासी हो जाती थी और लिए हुए बैंक लोन का ब्याज भी बढ़ने लगा। बेचारे अब ये प्रोसेस इतना मुश्किल हो गया, ये जो पहले कानून थे कि भाई जो एमएसपी पे जो फसल ले रहे हैं तो जो किसानों की फसलें वो तो बासी हो जाती थी क्योंकि इतना इसे लंबा खींच दिया जाता था, और जो बैंक लोन लिया था जो किसान ने अपनी खेती के लिए उसका ब्याज बढ़ने लगा। साथ ही ज़्यादा दिन होने के कारण फसलों के खराब होने का डर भी रहता था कि अगर ज़्यादा दिन हो गए तो फसलें बिल्कुल ख़राब होगी, फिर उसे कौन लेगा। इसलिए एमएसपी के अधिकारी किसानों से कम दाम पर अनाज खरीदकर उसे एमएसपी रजिस्टर में
सरकारी भाव में दिखा देते और मुनाफा खाते थे। जो एमएसपी के अधिकारी थे, अब देखिए उसमें भी कैसे ये जो घूस तंत्र ये चलता था कि किसानों से कम दाम पे खरीद लेते थे, और जो एमएसपी का जो रजिस्टर होता है जो उनको आगे देना होता है उसमें जो सरकारी भाव के हिसाब से उसे दिखा देते थे। और वर्तमान समय में सरकार गेहूं को 19.25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर खरीदती है, और जिसे मजबूरीवश 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचना पड़ता है। तो सरकार 19.25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर खरीदती है जैसे गेहूं की हम बात करें, और मजबूरी के हिसाब से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना पड़ता है। भारत के पास अच्छे अनाज संग्रह सिस्टम की कमी है, तो जो किसान है बेचारा वो तो सस्ते में बेच देता है, उसका कहीं ना कहीं शोषण होता चला गया, और सिस्टम की कमी है जिसके कारण हर साल बड़ी मात्रा में अनाज सड़ जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि जो अनाज सड़ गया उससे एक रिपोर्ट के हिसाब से 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया जो पिछले साल, आप ये कह सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये जो 3 नए बिल लेके आई। अब उसमें हुआ क्या, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं इसके प्रति। और आगे भी हम इसके प्रति अपने जो प्रोग्राम है आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि इसका समाधान मिल सके। और हम दोनों की बात करेंगे, किसानों की भी और सरकार की भी। हम किसी एक चीज़ के पक्ष में या उसके विपक्ष में बात नहीं करेंगे। तो इतने सारे सिरदर्दों, आर्थिक सिरदर्दों से बचने के लिए सरकार ने ये जो कोरोना काल था इसमें ये जो 3 बिल लेके आई थी, और पार्टियों ने, जो विपक्ष की पार्टियों ने इसका विरोध भी करा, तो उसका पर फिर ये जो बिल पारित हो गए। और ये जो 3 बिल हैं मैं उसका आपको नाम बता देता हूँ। जो पहला बिल है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य और विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ये इसका नाम है। दूसरा जो बिल है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, यानी कि ये कानून पहले भी था, इसको अमेंड किया गया है। तो 3 ये कानून है। 90% लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि 3 कानून के नाम ये हैं। इसलिए ये समस्या है कि इस पे जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी है। अब मैं इसको थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आगे भी हम ऐसे सेशन करते रहेंगे जिसमें आपको पता चले कि 3 कानून हैं क्या। जो पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें क्या है, इस कृषि बिल 2020 के तहत किसान अब एपीएमसी मंडी से बाहर जाकर किसी भी राज्य में किसी भी जिले के किसी भी व्यापारी को अपना अनाज सीधे बेच सकते हैं। तो अपनी ये नहीं कि सिर्फ अपनी मंडी में बेच सकते हैं, इस नए कानून के हिसाब से वो कहीं भी किसी राज्य में चले जाए, किसी भी जिले में चले जाए और किसी भी व्यापारी को अपना अनाज बेच सकते हैं। पहले की तरह राज्य सरकार से केंद्र सरकार द्वारा थोक में अनाज खरीदने पर राज्य सरकार टैक्स नहीं ले सकेगी। तो इसमें जो राज्य सरकार जो टैक्स लेती थी, तो इसलिए भी सरकारों को परेशानी है कि वो जो टैक्स लेती थी अगर नए कानूनों से वो टैक्स नहीं ले पाएंगी। अब आप जैसे उदाहरण के तौर पे पंजाब देखिए, पंजाब जैसे राज्य में अनाज के इतने अधिक उत्पादन को राज्य सरकार अकेले बेचने में सक्षम नहीं है, इसलिए क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा, हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है या जो अनाज बोआ जाता है, तो होता क्या है कि जो पंजाब की सरकार अकेले बेचने में सक्षम नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को अपने अनाज को बेच देती है। जो राज्य सरकार है पंजाब की, वो केंद्र सरकार को बेच देती है और कुल अनाज पर 8.8% टैक्स लेती है, जिसमें 2.5% एपीएमसी मंडियों को दिया जाता है और 6% राज्य सरकार खुद रख लेती है। तो जैसे पंजाब सरकार ने 8.5% टैक्स लिया केंद्र सरकार से उसे बेचने के लिए, तो 2.5% तो एपीएमसी मंडी के पास चला जाएगा और ये जो 6% ये राज्य सरकार के पास जाता है। तो ये हजारों करोड़ का होता है, ये कोई 100, 200, 1000, 2000 लाख का नहीं होता, ये हजारों करोड़ रुपए का ये टैक्स होता है। तो इसलिए परेशानी है पंजाब में, जो पंजाब सरकार को भी परेशानी है इसलिए है 8.5% टैक्स मिलता है। एपीएमसी जो एपीएमसी मंडियों के थ्रू अगर अनाज बेचते हैं किसान तो उनको टैक्स मिलता है, लेकिन अगर अब किसान
डायरेक्टली दूसरे राज्यों में बेच बेच पाएंगे या जिलों में बेच पाएंगे तो इनको टैक्स नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष जो पिछले साल पंजाब को 36,000 करोड़ रुपए टैक्स में मिले थे। तो आप ये देखिए, पंजाब सरकार को जो पिछले साल करीब, एक रिपोर्ट के अनुसार 3600 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए टैक्स में मिले थे। और कुछ इस प्रकार मिले पैसे ही चुनाव के समय उपयोग किए जाते हैं और ऐसे पैसे का गलत जगह उपयोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसी जो कमाई होती है, जैसे हमने पंजाब सरकार का आपको उदाहरण दिया आपको, तो 3600 करोड़ रुपए टैक्स में मिले थे उनको। तो अगर अब नया नया ये टैक्स, जो नया कानून लागू जो होता है, या जब से लोग किसान इसको मानना शुरू करते हैं, तो 300 करोड़ रुपए जो टैक्स का था वो पंजाब सरकार को नहीं मिल पाएगा। और ऐसी और सरकारों के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि कृषि ज्यादातर जो खेती होती है वो हरियाणा और पंजाब में होती है, इसलिए हमने आपको पंजाब का उदाहरण दिया। और ये पैसा फिर आ जाता है पंजाब में। अगले साल अब चुनाव भी है, तो इसीलिए इस पैसे का जो गलत जगह यूज होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि अकेला पंजाब और हरियाणा इतनी बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन करते हैं जितना पूरे भारत में कोई राज्य नहीं करता। इसलिए इस कानून में बिचौलिया और जो मुनाफाखोर है उनको जोर का धक्का लगेगा। तो हरियाणा और जो पंजाब है वो सबसे पूरे जितना देश नहीं करता होना, कितना अनाज ये पैदा करते हैं, इसलिए यहाँ के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल हैं। और इसे जो जो बिचौलिया होते हैं और जो मुनाफाखोर होते हैं उनका उनका उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनको ज्यादा परेशानी है इस कानून के अमल होने से। और ये मैंने आपको पहले कानून के बारे में बताया कि किसान किसी भी इस राज्य में किसी भी व्यापारी को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके कहीं भी तो अपना अनाज बेच सकता है। वन नेशन वन मार्केट जो भारत सरकार ने जो स्कीम लाई है कि पंजाब का या हरियाणा का किसान राजस्थान में जाके बेच सकता है। ये नहीं कि सिर्फ उसे अपने जो डिस्ट्रिक्ट की मंडी में वो अपना जो अनाज बेच पाए। अब जो दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इसमें क्या होता है कि कृषि बिल में किसान को सशक्त और संरक्षित करने का प्रावधान है, जिसमें किसान, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जैसे अगर आपने सुना हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो वो ये दूसरे बिल वो है। तो इसमें होता है जिसमें किसान और कंपनी के बीच कानूनी एग्रीमेंट होता है, जिसमें कंपनी किसान को बताएगी कि उसे किस प्रकार का अनाज चाहिए, कंपनी बताएगी इसमें। और कंपनी एग्रीमेंट के अनुसार किसान जमीन की गुणवत्ता, जरूर सहायता और अनाज संग्रह तथा संरक्षण की मदद करेगी। तो एक एग्रीमेंट पहले ही हो जाता है किसान और कंपनी के बीच में। तो वो क्या कहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट रखती है जो व्यापारी होते हैं, और किसान उसके हिसाब से फसल उगाते हैं। और उसमें होता क्या है कि इस एग्रीमेंट में फसल का रेट पहले से निश्चित होगा, पहले से तय हो जाएगा, ताकि कंपनी किसान पर कोई दबाव ना बना सके। किसान ज्यादातर अनपढ़ होते हैं और वो मार्केट का अंदाजा नहीं लगा पाते कि कब डिमांड होने वाली है, कब डिमांड बढ़ने वाली है। इसी बात का फायदे बिचौलिए उठाते हैं, बिचौलिए कम दाम में खरीद लेते हैं और उसे ज्यादा में बेचते हैं। तो जो भोले वाले किसान हैं उनका कहीं ना कहीं शोषण होता है। लेकिन इस कानून के तहत किसान किसी भी कंपनी के साथ कानूनी करार कर अपने आप को सुरक्षित रख सकता है कि पहले से डिसाइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक ये जो कानून है, तो 2/3 जब डिलीवरी करेगा तभी जो व्यापारी को देना होगा, और जो बाकी राशि है जो 1 महीने के अंदर किसान को देनी होगी व्यापारी को, इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन जो बिचौलिया काम है, अगर पहले से एग्रीमेंट हो गया और किसान अपना किसी भी स्टेट में जाके अपना फसल बेच रहे, तो बिचौलिए उनका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको परेशानी है इस कानून से। जो तीसरा कानून आपको बताऊं, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसमें क्या है कि यह कृषि संशोधन बिल कोई नया नहीं है, ये तो पहले का ही है, ये इसमें नया नहीं है। ये जो 2 पहले वाले थे ये तो नए बिल है। ये जो तीसरा बिल है कृषि संशोधन बिल, ये नया नहीं है, ये पहले में है, उसमें चेंजेस करेंगे, अमेंडमेंट उसमें लाए गए हैं। ये कोई नया नहीं है, पहली बार 1955 में लाया गया था। ये 1955 में लाया गया था ये मालूम, क्योंकि उस वक्त कुछ साहूकारों तथा व्यापारियों ने वस्तुओं को महंगी करने के लिए उनकी संग्रहखोरी शुरू कर दी थी, और जिसका परिणाम यह आया कि देश में भुखमरी जैसे हालात होने लगे और चीज़ें बेहद महंगी होने लगी, और अवसर देख मुनाफाखोरों ने चीज़ों को अधिक कीमत पर बेचना शुरू कर दिया।
तो 1955 में ये बिल लाया गया था, जो कुछ लोगों ने क्या करा कि जो साहूकार थे, व्यापारी थे, सामान की जमाखोरी करने लग गए, और जैसी भुखमरी फैली देश में तो उसको ज़्यादा दाम में बेचने लग गए। तो उसके लिए ये बिल लाया गया था। उस वक्त यह कानून लाया गया 1955 में कि कुछ जरूरी वस्तुओं को सरकार अपने अंतर्गत रखेगी, सरकार के कंट्रोल में होंगे, मतलब ये कुछ जरूरी वस्तुएं थी, और उन चीज़ों का कोई भी जमा नहीं कर सकेगा, और अगर कोई संग्रहखोरी करता पकड़ा गया तो उसको लाइसेंस रद्द होगा तथा 1 लाख तक का जुर्माना होगा। तो उसमें सरकार कहती है कि कुछ ये जो जो वस्तुएं थी तो वो अपने कंट्रोल में सरकार ने रखा 1955 में, कि भाई इसमें कोई जमाखोरी नहीं कर पाएगा, इनकी सरकार ही मॉनिटर करेगी इसको। तो इन वस्तुओं की कोई निश्चित परिभाषा नहीं नहीं है, यानी समय के साथ इनमें इन वस्तुओं ऐड होती चली गई इसमें। जैसे कि सन 2020 में सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को इस लिस्ट में शामिल किया था इस कानून के तहत, और लेकिन कुछ ही महीनों में इस लिस्ट में बाहर निकाल दिया गया था। तो 2020 में हम देख रहे थे कि लोग जो सैनिटाइजर और मास्क है इसकी जमाखोरी करने लग गए थे, शुरू में जो ऐसे खबरें आई थी, तो सरकार ने इस बिल के तहत उसको भी इन वस्तुओं में रख दिया था, लेकिन बाद में उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया था। तो इसलिए ये होता है कि ताकि सरकार का कुछ चीज़ों पर कंट्रोल हो। सरस्वती सिंह जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप भी अपने सवाल रख सकते हैं या अपने सुझाव रख सकते हैं इस बिल के प्रति। तो नए आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो 1955 में था ये, और अब वस्तुएं संग्रह की जा सकेंगी, लेकिन अब वस्तुएं संग्रह, अब आप ये जो अनाज है ये स्टोर कर सकते हो, मतलब अपने जो किसान भी, व्यापारी भी, वो स्टोर कर सकता है उसमें, लेकिन आपातकालीन समय जैसे महंगाई बढ़ने पर, युद्ध में, प्राकृतिक आपदाओं में आने पर इन चीज़ों का संग्रह नहीं किया जा सकेगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे व्यापारी या किसान भी जो अनाज का उसका संग्रह कर सकता है, और लेकिन जब ये जो जैसे बाढ़ आ गई, युद्ध हो गया, तो उसमें ये संग्रह नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें अब जो समस्याएं हैं वो मैं आपको बता दूं कि समस्या क्या है। मैंने आपको 3 बिल बता दिए हैं कि जो आवश्यक वस्तु थी उसमें कुछ चीज़ों को हटा दिया गया, जो तीसरा बिल था, उसको फिर अब किसान या व्यापारी स्टोर कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं आगे। अब ये 3 बिल थे, इसमें जो 3 में जो समस्याएं हैं वो मैं आपको सामने रखूं। ये जो कुछ जो अपोजिशन ने ये जो सवाल रखे हैं वो ये है, किसानों द्वारा जो अभी जो प्रदर्शन हो रहा है किसानों द्वारा, उसमें तो जो मुख्य सवाल सामने आ रहे हैं वो ये है कि अगर प्राइवेट कंपनियों का किसानों के नज़दीक आने से एक समय के बाद एमएसपी बंद हो जाएगी, तो एमएसपी पे एक सबसे बड़ी शंका है। किसान कह रहे हैं कि हमारी एमएसपी बंद हो गई, तो इसकी सरकार गारंटी दे, इसे लिख के दे। सरकार ने ये बोल दिया कि भाई एमएसपी बंद नहीं होगी, पर सरकार ने लिख के तो नहीं दिया है, पर सरकार ये बोल रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि भाई एमएसपी बंद नहीं होगी, वो वैसे की वैसी रहेगी। तो इस पे किसानों को शंका है, तो एक इसका समाधान होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये आश्वासन दिया है कि एमएसपी कभी भी बंद नहीं होगी, और हमारा तो मानना ये है कि जैसे 1 साल इन बिल को आप चलाएं, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमियां हैं तो फिर आप आंदोलन कर सकते हैं इसमें। तो जब तक आप चीज़ को बरतेंगे नहीं, उसको पता कैसे चलेगा कि आपको उसमें कमी आया, फ़ायदा क्या है। और विपक्ष किसान को आगे रख के ये सवाल कर रहा है, जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है हमारी जो देश में, वो कहीं ना कहीं किसानों को यूज़ करके ये कर रहा है कि भाई एपीएमसी मंडी बंद होने के बाद प्राइवेट कंपनियां मनमानी करने लगेंगी और नए एमएसपी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये विपक्ष कह रहा है कि जो एपीएमसी मंडी ख़त्म हो गई और जो किसान डायरेक्टली बेचने लग गया, तो जो व्यापारी हैं उनकी कहीं ना कहीं मनमानी होगी। तो उसके लिए क्या क्या किया गया है, और अगर केंद्र सरकार यह, तो किसान फिर उसी स्थिति में आ जाएगा जहां पहले था, और केंद्र की सारी जो प्रयास है निरर्थक हो जाएंगे। तो अब जो विपक्ष भी ये कह रहा है कि भाई एपीएमसी मंडी बंद हो गई तो क्या होगा, और एमएसपी हटा दिया गया तो क्या होगा। जो प्राइवेट कंपनी है अगर वो जैसे अपनी मनमानी करने लगी तो फिर सरकार ने इसके लिए क्या किया है। तो ये सवाल है विपक्ष के और किसानों के, या जो किसानों के जो बिचौलिए हैं जो आंदोलन में शामिल है, उन्होंने भी ये बात अपनी रखी है कि बिचौलियों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इसमें। जो केंद्रीय जो राज्य सरकार, इनका नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनको भी इससे जो टैक्स मिलता था, करीब 8.5-9% जो टैक्स मिलता है, और जो बिचौलिया है, मैं आपको कहूँ तो वो उनको बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनका काम अब ख़त्म हो जाएगा। किसान सीधा सरकार को बेच पाएगा। तो अब एक ये है कि एक जो मुद्दा ये काफ़ी एक जो मुद्दा आ रहा है सामने, वो ये है कि भाई आवश्यक वस्तु
विधेयक में सबसे जो बड़े बड़े व्यापारी है अनाज को संग्रहित करना शुरू कर देंगे और कृत्रिम डिमांड को बढ़ाएंगे। तो ये जो किसान कुछ ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने आवश्यक वस्तु से कुछ ये चीज़ें को अनाज को हटा दिया तो ये जो व्यापारी है ये उसको स्टोर कर लेंगे, और जो छोटे किसान हैं वो उनके पास स्टोर करने की ज़्यादा जगह है नहीं, तो वो इन्होंने इस बात को रखा है। और जो सवाल है वो, और जो इनकी शंकाएं वो ये हैं कि जो जो क्या कहते हैं, एक तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का है, जैसे अगर मान लो हरियाणा वालों को राजस्थान में अगर अपने अनाज बेचनी है तो अगर वो वहाँ लेके जाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन देगा, सरकार उठाएगी या किसान उठाएंगे? तो ये एक किसानों के सवाल है। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो इसके फेवर में भी हैं, इसके अगेंस्ट में भी हैं। लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी मैंने आपको बताया था वो खुद 2013 में इस बिल को लाना चाहती थी, 2019 में भी अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था, लेकिन अब वो विरोध करने लग जाते हैं। और जो कुछ तो तथाकथित जो किसान नेता कहते हैं अपने आप को, वो ऐसे है कि करोड़ों की संपत्ति बनाए वो बैठे हैं। अभी पीछे आपने कल देखा होगा अभी क्या कहते हैं किसान भारत किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो बंगाल में गए हुए थे ममता बनर्जी से मिलने के लिए। तो वहाँ वो आश्वासन लेके आए हैं कि भाई इसको आंदोलन को जारी रहेगा, और ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि इसमें आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन हमारा ये राय है कि ममता बनर्जी को पहले बंगाल की स्थिति सुधारनी चाहिए। बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके लिए ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं, उसके लिए क्या कदम उठा रही हैं, हम ममता बनर्जी से ही पूछना चाहेंगे। क्योंकि किसानों को अब हो क्या रहा है, जब किसान अकेले थे अब इस बात पे अपने सवाल उठा रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब ये राजनीतिक दल इसमें जाके मिल गए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल का शोषण करने हैं तो वो चीज़ गलत है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और जो किसानों को भी समझना चाहिए कि भाई देखो 11 बार मीटिंग हो चुकी है, तो सरकार को भी अब आगे आना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और किसानों को भी मिलकर बात करनी चाहिए इस मुद्दे पे। अगर किसान भी अपनी जिद पे बैठे रहेंगे, सरकार भी कह रही है कि भाई बैठे रहने दो, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इसको देश को नुकसान, आप ये देखिए कि हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका कौन पूर्ति कौन करेगा, आप ये बताइए। बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं तो वहाँ क्या कहते हैं हमारी टीम वहाँ गई, तो मैं सिंगू बॉर्डर की मैं आपको बात करता हूँ, हरियाणा और दिल्ली के बीच में सिंगू बॉर्डर है, तो वहाँ भी बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा के बीच में किसान है। तो जो लोग जो वहाँ जाते हैं, तो पिछले जितने 4-5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, तो लोगों को सिंगू गांव अंदर घूम के जाना पड़ता है। तो वहाँ आप लगा लो 8-10 किलोमीटर अंदर से किसान को घूम के जाना पड़ता है, जो लोगों को घूम के जाना पड़ता है। जो आम आदमी जो जीटी करनाल रोड पे जाता है, जो रास्ता पहले सिर्फ 5 मिनट का था उसमें करीब 1 से 1.5 घंटा लग रहा है लोगों को रोज, जो आम आदमी है। तो वो कहीं ना कहीं वो भी इसमें पिस रहा है, सिर्फ कि जब तक ये आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किसानों को भी और सरकार को भी इस पर थोड़ा सा आगे बात करनी चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। जो आम आदमी है वो बेचारा, वो 5 मिनट का जो जीटी करनाल रोड का रास्ता था सिंगू बॉर्डर के पास, वो 1-1.5 घंटा लगा के अंदर से घूम के आता है, वहाँ फिर ट्रैफिक जैम लग जाता है। एक मेरी जो व्यक्तिगत मेरी जो समस्या, मेरी जो क्या कहते हैं आप ये कह लीजिए कि मैं जो इसमें गलती मानता हूँ, जो ये जो सिंगू बॉर्डर पे मैं अगर बात करूँ तो हमारी टीम, हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ का मुआयना किया। वहाँ पे हमने ये देखा कि जो, मैं आपको पहले बता दूँ, जो हमारे देश का जो तिरंगा है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हम जब वहाँ गए हमने ये देखा जो किसानों ने अपने जो अभी जो टीम या जैसे जहाँ जो रह रहे हैं, अपने जो रहने का स्थान वहाँ बना रखा है, वहाँ पे वहाँ 50 किसान यूनियन के झंडे लगे हुए हैं। आप वहाँ जाके देखिए, आप खुद वहाँ जाके देखिए, भारत का झंडा कहीं दिखाई नहीं देता। ये कितना शर्मनाक है। आप छोड़ दीजिए जो कानून है, इसमें कमियां क्या हैं और इसमें अच्छाई क्या है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अगर अपने यूनियन का झंडा लगाते हैं तो मेरी आपसे निवेदन है, सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारे जो भारत का झंडा है वो साथ में जरूर लगाएं। आपको भारत के झंडे से क्या परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप आज के डेट में कोई जाके सर्वे करके देख ले, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत का झंडा आपको वहाँ दिखाई नहीं देंगे, और हर एक यूनियन के अपने अपने झंडे दिखाई देंगे। मेरे भाइयों, मेरी आपसे ये निवेदन है कि जो मेरे देश का झंडा है ना, उसको आप जरूर लगाओ। आप अपने यूनियन का लगाते रहो, आपके अपने यूनियन के कितने भी झंडे लगाओ, पर मेरे जो देश का जो तिरंगा है, कृपया उसे ना हटाएं, उसको जरूर लगाएं। आप खुद जाके देखिए, अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो ये मुझे ये पर्सनल, मेरे को अगर मैं निजी तौर पे मैं कहूँ तो मुझे परेशानी है इस बात से कि जब मेरे देश के झंडा नहीं लगता ना, और उसके अलावा कहीं और 50 झंडे लगे हुए, तो वो मुझे उससे परेशानी है।
जब लाल किले पे जो 26 जनवरी को हुआ, उसमें जो देश के झंडे का अपमान हुआ, उससे मुझे परेशानी है, उसमें मुझे सीधा परेशानी मेरे को। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी दल का झंडा लगाएं, किसी पार्टी का लगाएं, लेकिन एक एक भारत का झंडा जरूर अपने जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ जरूर लगाएं। एक लोगों ने वहाँ ये समस्याएं रखी, वहाँ पे हमने जो सिंगल बॉर्डर में लोगों से बात करी कि जैसे जो किसान वहाँ रह रहे हैं 5-6 महीने से, तो जो बिजली भी यूज़ हो रही है, तो बिजली बिल कोई नहीं दे रहा, उसका कौन भुगतान कर रहा है? सरकार भुगतान कर रही है उसका। तो जो वहाँ जैसे जो कूलर लगा रखे हैं सभी, जो वहाँ जो शेल्टर जो बना रखे हैं, उसमें कुछ लोगों ने जो ट्रैक्टर में एसी भी लगा रखे हैं। हम जब वहाँ गए हमने वहाँ देखा, तो उसका जो जो तार होती है उसी के थ्रू या जो कनेक्शन के थ्रू जो बिजली का बिल आता है, तो इतने महीनों से जो बिजली का बिल आ रहा है, तो हम कुछ लोगों ने हमसे हमसे ये शिकायत करी। जो सिंगल बॉर्डर हम वहाँ गए, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो वहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, वो तो सिर्फ यहाँ जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, फ्री बिजली, वहाँ पैसे कोई किसी को नहीं दे रहा। और अब ये जो किसान यूनियन के जो नेता हैं टिकैत जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब वहाँ हैंडपम्प भी हम लगाएंगे, वहाँ टिन भी हम वहाँ डालेंगे, जब से वो ममता बनर्जी से मिल के आए हैं। तो ये चीज़ थोड़ा आप ये सोचिए कि जो आम आदमी जो टैक्स देता है, उसकी क्या क्या कहते हैं, उसमें कमी क्या है उसमें बेचारे में, तो वो क्यों इसका उसको शोषण उसका हुआ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी किसान नेताओं को और भारत सरकार को भी जो कमियां हैं उसे वो ठीक कराओ। पर अगर आप ये कहते हो कि जो तीनों कानून अंधे कानून है, काले कानून है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर ऐसे चीज़ें अगर वापस होने लगी, तो कल के बाद अगर जैसे आज सरकारी तीनों कानून वापस कर देती है, कल के बाद हर एक जो भी संस्था है, संगठन है, ऐसी जाके धरना देगा और ये कहेगा कि भाई ये काले काले कानून वापस कर दो, सारे काले कानून। तो फिर जो पार्लियामेंट का फिर फायदा क्या हुआ, आप ही मुझे बता दो। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कमियां जरूर ठीक, कमियां तो इसमें हैं, पर वो बात करने से ठीक हो सकती हैं। पर अगर आप ये मान के चलो कि भाई तीनों को बिल्कुल ही वापस कर दो और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो चीज़ गलत है। हमारी इस पे ये राय है। सरस्वती जी कहते हैं किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग या गुट हैं जो किसान आंदोलन में आड़ में अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये बहुत गलत है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, सरस्वती सिंह जी ने भी, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ये बात उठा रही है कि भाई कुछ लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं इसमें, कि भाई कुछ तो जो किसान है, पर कुछ लोग जो राजनीतिक दल वाले हैं या जो ये जो क्या कहते हैं, जो कृषि जो उन्होंने अपनी जो टीम बना रखी है, ये जो जिनको अपना इलेक्शन में आगे फ़ायदा साध रहे, पंजाब में आगे इलेक्शन भी है, तो वो या जो विपक्ष वाले हो मिलके, उन्होंने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना हित साध रहे हैं और हमारे भोले भाले किसानों का शोषण कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। मैंने आपको सारी बातें रखी और मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सरकार जो कानून लेके आई तीनों बिल्कुल सही हैं, उसमें भी कमियां हैं, तो उस पर बैठ के उस पर बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये कह दो कि तीन काले कानून हैं, तीनों को बंद कर दो, हटा दो, ये चीज़ संभव नहीं है। और जो टैक्स पेयर है जो भारत का जो पैसा दे रहा है, तो उसकी भी तो कुछ आप उसके बारे में तो सोचिए, उसका शोषण क्यों किया जाए। मैंने जैसे आपको बताया कि जो सिंगल बॉर्डर में वहाँ पे जो 5 मिनट का रास्ता था, जो आम जनता है वहाँ से 1 घंटे में अंदर जाके घूम के आती है सिंगल बॉर्डर से, क्योंकि वहाँ बीच में रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। तो वो जो जनता सवाल उठा रही कि भाई हमारा शोषण क्यों, हम सीधा क्यों नहीं आ सकते, तो ये समस्या है। और तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल अपना फ़ायदा देखते हैं, तो आम आदमी या जो किसान है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। इसका हमें बहुत ही दुख है। और बाकी पूरा देश का बच्चा बच्चा हमारे किसान भाइयों के साथ खड़ा है, अन्नदाता है किसान हमारे, उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो पार्टी अपना फ़ायदा देख रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। उनको पता है जो विपक्ष में जो ये जो चाल चल रहे हैं ये लोग, इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। जो असली किसान है, जो खेतों में काम कर रहा है, उसके साथ उसको सल्यूट है, हमारे जवानों को सल्यूट है, हमारे किसानों को सल्यूट है। लेकिन जो क्या कहते हैं, ये जो विपक्ष की जो पार्टी है अपना फ़ायदा इसमें साध रही हैं, उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये। और इस मुद्दे के ऊपर मैं आगे भी ये जो लाइव इंटरव्यू करूंगा, मैं इसके बारे में आप सबको बताऊंगा। और मैंने जो इस तीनों बिल के बारे में बताया, एक बार आप इसको सुनिएगा ज़रूर, आपको पता चल जाए कि असली बिल है क्या। 80% लोगों को पता ही नहीं कि 3 बिल है कौन से और उसमें लिखा क्या हुआ है। तो एक बार आप पढ़िए, उसके बारे में जानिए बिल क्या है, और जो कमियां हैं वो सरकार को आप बताइए, तो उसमें संशोधन तो हो सकता है, उसमें आप बात करेंगे तो उसमें हो सकता है। और मोदी जी ने भी, और जो ये क्या कहते हैं कृषि मंत्री हैं तो तोमर जी, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई आप बताओ जो आपको शंकाएं हैं, जो आपको गलत लग रहा है, आप उस चीज़ को लेके आओ। पर अगर कहीं ना कहीं आप दोनों बात नहीं करोगे तो बात बनेगी कैसे। 11 बार मीटिंग हो चुकी है, उसको कोई निर्णय नहीं आया उसका। इसलिए आपसे निवेदन है, आप किसानों से भी और सरकार से भी इस पर पहल करें
और जो कमियां हैं उसको हटाए और क्या कहते हैं बाकी जो उसको लागू करे जो देश हित में है। तो देश हित का सबसे आप सर्वोपरि रखिए, आप अपने फायदे ना देखिए। कुछ लोग मैं ये देखता हूँ ये लिखते हैं कि वी सपोर्ट फार्मर्स, उनको कोई मतलब नहीं, आज तक उनको फार्मर्स का कुछ पता ही नहीं कि फार्मर्स कर क्या रहे हैं, कहाँ पे हैं, क्या हैं, उनको मतलब ही नहीं है। सिर्फ वो दिखाने के लिए कि या विरोध ना हो इनका। अभी देखिए कितने न्यूज़ चैनल ऐसे बात करते हैं। इसलिए हमारे पास जो समस्या आई थी, हमारे पास लोगों ने कहा भाई आप दिखाइए इस क्या कहते हैं जो तीन जो कृषि जो कानून है इनके बारे में लोगों को अवगत कराइए, उनके बारे में बताइए आप। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बचना चाहते हैं इस सिचुएशन से, वो किसानों के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहते। लेकिन हमारे जो भारत टीवी है, हमारा जो चैनल है, वो देश हित में काम करता है। जो देश हित में होगा उसे हम कहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जो इसमें कुछ कमियां हैं उसे सरकार को ठीक करना चाहिए। और वो कमियां आप रखिए, अब अपनी बातें रखिए। अगर कोई आना चाहता है हमारे चैनल पे, उसमें आप आमंत्रित हैं, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा और आपकी बातें मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। लेकिन सीधा बिना कुछ करे आप ये कह दोगे कि तीनों काले कानून हैं, अंधे कानून हैं, इनको वापस करो, वो चीज़ गलत है। होगा क्या इस देश का? आप अपने बारे में ना सोचें, आप देश के बारे में सोचें। कल को अगर ये वापस होते हैं तीनों कानून, और आप कह रहे हैं कि जैसे अगर ऐसा हो गया तो हर एक संस्था, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोग ऐसे ही करेंगे। दिल्ली का घेराव कर देंगे कि अरे भाई हम दिल्ली का घेराव करो और इसको कानून को वापस लो। तो ये कानून बनेगा कैसे? ये देश चलेगा कैसे? ये जो लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, ये चलेगा कैसे? जो बिल बनते हैं, जो संविधान है, उसका फ़ायदा क्या होगा? तो आप ये समझिए, कृपया इस पर ध्यान दीजिए आप, और सही बात का सपोर्ट करें। आप किसानों को बिल्कुल सपोर्ट करें, आप सरकार को भी सपोर्ट करें, पर जो गलत बात हो उसका आप टोके कि भाई किसानों की ये जो मांग है ये गलत है, या सरकार ने जो 3 कानून में ये चीज़ रखी है ये गलत है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंधे मुंह करके सीधा ही कह दें कि भाई जो सरकार ने जो तीनों चीज़ कह दी बिल्कुल सही है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। कमियाँ उसमें बताओ। ऐसी जो किसानों में को जो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो कमी है, तो किसानों को बताओ भाई कि आप इस मामले में ठीक हो, आप इस मामले में गलत हो। हमारे देश में क्या है, कुछ लोग तो जो सरकार के साथ है, बिल्कुल सरकार के फेवर में, वो किसानों को गाली देने में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो किसानों के साथ है वो सरकार को गाली देने में लगे हुए हैं। तो आपस में चल ये रहा है, आपस में देश हित की बात करके कोई राजी नहीं भाई कि भाई इसमें जो कमियां उसका समाधान निकालो। तो ये मेरी परेशानी है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% इसमें ये बिल सही है, तो इसमें कुछ कमियां उसका आप सुधार करो, और जो बाद में फिर इसको आप पारित करो। और बल्कि 1 साल इसे करके देखो ना, आप इसको लागू करके देखो। 1 साल के बाद अगर आपको कुछ कमियां दिखती हैं तो उसको फिर से आप आंदोलन कर सकते हो। उसमें आपको रोक कौन रहा है? आप ये बताइए ना। पूरे देश को जो किसान भाई हैं उनको रोक कौन रहा है? अगर 1 साल अगर आपको लगता है कि इसमें जो कानून में कमी है, तो आप फिर से आंदोलन कर सकते हैं। और भारत का बच्चा हमारे किसानों के साथ खड़ा हुआ, मैं आपको फिर से कह दूं। लेकिन उन भ्रष्ट नेताओं के साथ हम नहीं हैं, जो विपक्ष के नेता जो इसमें अपना फ़ायदा साध रहे हैं, उसके साथ हम नहीं खड़े हुए बिल्कुल। और जो बिचौलियां हैं जो अपना फ़ायदा साध रहे हैं इसमें, जिनकी ये दुकानें बंद होने वाली है बिचौलियों की, जो टैक्स खाते थे इसमें बीच में, कितने सारे जो बिचौलिया हमने देखे हैं, वो फैक्ट्रियां बना रखे हैं उन्होंने, स्कूल खोल रखे हैं उन्होंने। और जो किसान था हमारा बेचारा, वो खेत में जाके बस खेती करता रह गया, अपना हल चलाता रह गया, उसका शोषण होता चला गया। तो मेरे किसान भाइयों, इन जो बिचौलियों से भी आप बच के रहो। ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं, आप ये देखना, आप अपना फ़ायदा देखो, आप ये देखो आपका फ़ायदा किस में है और देश का फ़ायदा किस में है। एक बार देश को अपने दिल में रख के आप सोचो। और जहाँ भी आप कहीं आंदोलन कर रहे हो, देश का झंडा जरूर लगाओ। मेरी ये जो निजी तौर पे मेरा आपसे निवेदन है, मुझे वो बड़ा गलत लगता है कि भाई 50 संस्थाओं के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन मेरे भारत का झंडा कहीं नहीं लगा हुआ। ये मुझे शर्मनाक लगता है। इसमें तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों की गलती है जब मेरे भारत देश का झंडा नहीं लगता। तो ये मैं सीधे तौर पर ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। और जो हमारा जो चैनल है भारत टीवी, बिल्कुल इसके खिलाफ है। हमारे देश से जो भारत से का जो झंडा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं, सीधा हम आपको कह रहे हैं। इसलिए हमारे झंडे का सम्मान करो और हमारे देश का झंडा भी लगाओ। जैसे हम देख रहे हैं गाड़ियों में अपने अपने यूनियन के झंडे लगाए घूम रहे हैं, करो, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में मेरे देश का झंडा भी लगाओ। ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी इस मुद्दे पर हम आगे भी आपको बताते रहेंगे और अपनी बात रखते रहेंगे, और आपकी बात भी हम सरकार से रखेंगे और सरकार की बात भी किसानों तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे मेन मकसद है कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकल पाए, और ताकि जो किसान बैठे हुए, जो असली में जो किसान हैं, जो मेरे किसान भाई, वो अपने जो खेतों में अपना काम शुरू कर सकें और एक खुशहाली का जीवन जी सकें। लेकिन जो बिचौलिए और जो विपक्ष के नेता हैं, उनके हम सख्त खिलाफ है, उनकी निंदा करते हैं। तो आप भी अपने सवाल पूछना इसमें, अपने जो सुझाव इसमें रखना। और फिर से मैं सभी से कहूँगा कि देश हित में आप काम करें, मेरे भारत के जो झंडे को सबसे ऊपर उसको रखें आप।
और फिर सोचें कि भाई ये कानून ठीक है कि नहीं है। बाकी कुछ इसमें आपको कुछ और कमियां लगती हैं तो आप हमें बताइए, हम सरकार तक बात रखते हैं। तो फिर से सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे, और जो कोई लाइव इंटरव्यू के लिए हमारे चैनल पे आना चाहता है इस मुद्दे पे, तो वो हमसे संपर्क करना है, हम लाइव इंटरव्यू भी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द इस जो 3 कानून था और जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है, इसका जल्द से जल्द समाधान हो पाएगा। और जो देश का जो संपत्ति है, वो जो पैसा है, वो बच पाएगा। नहीं तो जो नुकसान अभी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है देश की संपत्ति का। तो वो यही मैं आशा करता हूँ, और आगे भी हम इस मामले पे भारत टीवी बात रखता रहेगा। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय इस खास प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत।